बढ़िया जो रखा जाता है। अबे तो हमको क्या पता है मिराज लिखा हुआ है। हाँ देख लेते हैं। लिखो वेल्डिंग is the most common method of joining metals in industry full stop. When welded comma two pieces of दो similar metals are fused, FUSED, fused माने मेल्ट करना, fused माने गलाना, together, comma once completed comma the welded joint is as strong or stronger than the pieces from which the joint is formed. यानी आज कह रहा है कि आज के डेट में वेल्डिंग इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा कॉमन मेथड हो गया है वेल्डिंग का। वेल्डिंग में दो सिमिलर मेटल को गला करके उसको जोड़ा जाता है, जो इतना मजबूत होता है जितना वो पहले था। जिस जगह पर ज्वाइंट किया जाता है पहले उस जगह को मिनिमम 4000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लेटेंट हीट का मौजूद रहता है वेल्डिंग में। लेटेंट हीट माने छुपा हुआ, जो गलाएगा लोहे को फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में। इतना टेम्परेचर होगा तभी ना गलेगा। और वही सिमिलर मेटल को वहाँ पर दे करके और उसको जोड़ा जाता है। पहले गलाया जाता है फिर जोड़ा जाता है सेम समय में। क्लियर है? वेल्डिंग में हजार्ड बहुत सारा है। कौन कौन सा हजार्ड मौजूद है? आम तरीके से पेनिट्रेशन, छेद होना। जब उसका लक्ष्य गिरेगा बदन के ऊपर तो छेद नहीं करेगा, क्योंकि उतना गर्म मेटल का छींटा अगर पड़ता है कहीं पर तो घुसिए जाएगा अंदर। ये सबसे बड़ा हजार्ड है वहाँ पर। इम्पैक्ट यानी झटका लगना, ये भी कॉमन हजार्ड में आता है। फायर, आग लगना, तो बहुत सारा हजार्ड है। हाँ बिल्कुल, तो हेल्थ हजार्ड है ना जी। हाँ, इंफ्रा रे है, लाइट है, अल्ट्रावायलेट रे है। ये आँख के लिए काफ़ी ख़तरनाक है और शरीर के लिए भी। लाइट तो केवल आँख के लिए है, फ्लैश लाइट, लेकिन रेस तो पूरे बॉडी को नुकसान कर देगा।
तो हज़ार्ड इसमें बहुत ज़्यादा है। लेकिन इससे पहले कि हम हज़ार्ड आपको बताएं, पहले हज़ार्ड लिख लो, फिर उसके बाद उसको डिटेल में बताएं कि हज़ार्ड कॉमनली जो पैदा होता है वो कहाँ कहाँ से होता है, एक वेल्डर को भी समझ में नहीं आता है, उसको भी नहीं मालूम। हाँ, वेल्डर बहुत अच्छा है, वेल्डिंग जानता है, मोटे तौर पर उसको प्रिकॉशन मालूम है, लाइट का, हीट का, हीटों का उतना ध्यान रखता है, करंट का, इलेक्ट्रिकल हज़ार्ड, करंट का, करंट में भी पूरा नहीं, बस समझ रहे हैं। और जो जितना हज़ार्ड है वो उसको पता ही नहीं होता है कैसे हो रहा, वो सब होगा। तो लिखिए सबसे पहले जनरल हज़ार्ड ऑफ वेल्डिंग, जनरल हज़ार्ड ऑफ वेल्डिंग में सबसे पहले पेनिट्रेशन, पेनिट्रेशन का मतलब हाँ घुस जाना, तो स्लैक्स वगैरह जो गिरता है उससे संबंधित ये बात कर रहा है। पेनिट्रेशन के बाद फ्यूम्स, गैसेस, स्मोक्स, हीट, लाइट, है ना जी साहब, रेडिएशन, है कहाँ बोल रहा है? 4 नंबर स्मोक्स, स्मोक माने समझे ना, धुआं, और लाइट हो गया, रेडिएशन हो गया, स्मोक हो गया, फ्यूम्स हो गया, हार्मफुल डस्ट, है ना जी। अब आइए फायर, फायर, एक्सप्लोजन, शॉक, बर्न, यानी ये इलेक्ट्रिकल हज़ार्ड है कि नहीं है? समझ में आया? कितना सारा है इसमें। जो अब इसको डिवाइड करेंगे मोटे तौर पर बेसिक रूप में 2 तरह का हज़ार्ड है, हेल्थ हज़ार्ड और फिजिकल हज़ार्ड। इसमें हेल्थ हज़ार्ड कौन कौन सा है? ना बोलो, पेनिट्रेशन क्या है? फिजिकल हज़ार्ड है, हेल्थ हज़ार्ड है, फ्यूम्स, गैस, स्मोक, हीट, हेल्थ हज़ार्ड है ना। फिजिकल कहाँ है? फिजिकल कहेंगे जो वातावरण को होगा नुकसान, जैसे फायर, एक्सप्लोजन। इसमें फिजिकल में 2 ही है सब, ये टोटल हो गया हेल्थ हज़ार्ड।
डस्ट तो नुकसान पहुंचाएगा शरीर को ना जी, धमाका नहीं ना होगा उसमें, आग नहीं ना लग रहा है, आग से नुकसान तो सब चीज़ को भी ना हो जाएगा, होगा ना, तो इसीलिए उसको इसमें रखा है, बस समझे। हाँ स्मोक कर सकता है, तो जनरली स्मोक कर सकता है, हेल्थ के साथ साथ फिजिकल को भी, तो हम हेल्थ में रखा है उसको, क्योंकि मोस्टली हेल्थ को करता है, वातावरण को नहीं करेगा उतना, लेकिन हेल्थ को ज़्यादा करेगा। ऐसे तो फ्यूम्स भी करेगा, गैस भी करेगा, तो वहाँ पर जो काम करने वाला है उसी को नुकसान करेगा। इतना ज़्यादा इसमें नहीं होता है धुआं, इतना ज़्यादा इसमें फ्यूम्स और स्मोक नहीं निकलेगा, इतना निकलता है जो आपको नुकसान कर जाए, आसपास को नुकसान कर जाए, इसलिए हेल्थ हज़ार्ड। पूरे वातावरण को अगर करता है तब ना हम कहेंगे उसको, बात समझे। तो यहाँ पर है कि शॉक और बर्न को भी आप अलग कर सकते हैं, लेकिन शॉक और बर्न चूंकि इलेक्ट्रिकल हज़ार्ड में आता है, बस समझ रहे हैं, इसलिए इसको फिजिकल हज़ार्ड में रखा है। तो ये जो है ये फिजिकल हज़ार्ड है और ये हेल्थ हज़ार्ड। हेल्थ हज़ार्ड में भी दो प्रकार का होगा, अक्यूट एंड क्रोनिक, होगा कि नहीं होगा। और उसका तो पूछने नहीं है, ये जब भी होगा तो बड़ा खतरनाक होगा, डिजास्टर मीनिंग होगा, डिजास्टर फुल होगा, है ना जी। तो हेल्थ हज़ार्ड में दो आ जाता है, अक्यूट एंड क्रोनिक, ठीक है। तो अभी ये हेल्थ हज़ार्ड यानी ये चीजें, लाइट्स में हम कह सकते हैं विजिबल लाइट्स, जो दिखता है चमकता है, वो लाइट की हम बात कर रहे हैं, उसको आप बोल सकते हैं विजिबल लाइट, है ना, यानी फ्लैश लाइट। रेडिएशंस में इसमें ज़्यादातर जो रेडिएशन है वो दो रेडिएशन है, अल्ट्रावायलेट एंड इंफ्रारेड रेडिएशन। ये दो रेडिएशन इसमें मिलता है। इसमें एक और भी चीज़ आ जाएगा, वेल्डिंग है तो एक्स रेज, जब करेंगे तब, जैसे वेल्डिंग किया इस चीज़ का, अंदर में कितना थिक है, ग्रेनुल्स है कि नहीं है, चिकना है कि नहीं है, देखने के लिए क्या करेंगे, एक्सरे करेंगे इसका, वो एक्सरे भी इसमें आ जाता है, बस समझ। लेकिन वो जब करेंगे तब, अब ये वेल्डिंग करके दौरान तो ये सब होता है, क्लियर है या नहीं है। तो थोड़ा सा डिटेलिंग भी इसका होना चाहिए। तो लिखिए हेल्थ हज़ार्ड ऑफ वेल्डिंग में, वेल्डिंग स्मोक is a mixture of ये, इसको ऐसे लिखिएगा तो ज़्यादा अच्छा है, आप इसको काट के इलेक्ट्रिकल लिख दीजिए, फायर एक्सप्लोजन एंड इलेक्ट्रिकल। अब इलेक्ट्रिकल में हो जाता है दो, हाँ, शॉक एंड बर्न, है ना। तो लिखिए वेल्डिंग स्मोक इज ए मिक्सचर ऑफ वेरी फाइन पार्टिकल्स, वेरी फाइन पार्टिकल्स, वेरी फाइन, महीन, FINE, पार्टिकल्स। जब मिक्सचर स्मोक के अंदर फाइन पार्टिकल्स मौजूद होगा जो दिखता भी नहीं है, तो उसको हम कहेंगे फ्यूम्स, ब्रैकेट में लिख लीजिए फ्यूम्स। एंड ब्रैकेट बंद, एंड गैसेस। बहुत सारा सब्सटेंस है इसमें, यानी वेल्डिंग स्मोक में। जिस चीज़ को आप कीजिएगा
उससे जो धुआं निकलेगा तो वही चीज का ना धुआं निकलेगा जी। जैसे बोलते हैं महक हो रहा है, लग रहा कहीं पे कागज जल रहा है, महक हो रहा है कहीं पे रबर जल रहा है, नहीं बोल देते हैं महक हो रहा है कहीं पे गोश्त जल रहा है, ये भी तो बोल देते हैं। तो जो चीज जल रहा है उसी का ना धुआं निकलेगा। तो लिखिए, मेनी ऑफ द सब्सटेंसेस in welding smoke many of the substances in welding smoke such as chromium, comma nickel NiCkel, comma asbestos, comma manganese, comma silica, comma beryllium BERYLLIUM, comma cadmium, comma nitrogen oxide, comma phosgene APHOSGENE, comma carbon monoxide, comma cobalt COBALT, copper, comma देखिए, lead शीशा, and zinc ZINC can be extremely toxic, अब सवाल ही पैदा होता है कि ये वेपर और गैस आता कहाँ से है, कैसे? तो कई तरीके हैं आने के। जब आप वेल्डिंग करते हैं तो इसको ध्यान में, वेल्डर को भी नहीं आता है। लिखिए, वेल्डिंग फ्यूम्स एंड गैसेस कम फ्रॉम, हेडिंग दीजिएगा, वेल्डिंग फ्यूम्स एंड गैसेस कम फ्रॉम, नंबर 1 the base material being welded, the base material being welded, या और the filler material, यानी भरने वाला जो उसमें माल भर रहे हैं वो मटेरियल, that is used, जब आप भरेंगे, जोड़ेंगे या आप गलाएंगे, दोनों हालत में गैस निकलेगा, फ्यूम निकलेगा, नहीं निकलेगा, धुआं निकलेगा। तो जब आप किसी चीज को वेल्डिंग कर रहे हैं तो उसको कहते हैं बेस मटेरियल, और जब उसको भर करके जोड़ रहे हैं तो उसको कहते हैं फिलर मटेरियल। दोनों हालत में फ्यूम्स और गैस निकलेगा कि नहीं निकलेगा? जिस मटेरियल को आप वेल्डिंग कर रहे हैं उसी का ना निकलेगा। कॉपर है, कोबाल्ट है, आयरन है, जिसको आप कर रहे हैं उसका निकलेगा। केवल उसी का नहीं निकलेगा, बल्कि लोहे को कर रहे हैं, लोहे का तो निकलेगा ही निकलेगा। कई लोहे को हम लोग पेंट कर देते हैं, उसमें लीड रहता है, वो भी निकलेगा। सपोज करो ये इसके ऊपर पेंट चढ़ा हुआ है कि नहीं है, अंदर लोहा है बाहर पेंट है, गलेगा तो दोनों ना गलेगा, तो पेंट का भी निकलेगा कि नहीं निकलेगा? तो उसमें क्या रहता है, ज्यादा लीड रहता है, वो भी बाहर आ जाएगा।
स्मोक में। उसको ध्यान है बिल्डर को, तो समझ रहा है तो बिल्डिंग कर रहा है, इसमें कहाँ धुआं है ना गैस है, कहाँ से आ रहा है, वातावरण में फैल रहा है, थोड़ा ही थोड़ा लंबे समय तक नुकसान कर जाएगा। दूसरे पॉइंट में लिखिए, कोटिंग एंड पेंट्स ऑन द मेटल। कोटिंग, कोट चढ़ाया हुआ, जैसे सिल्वर कोटिंग है, ब्रास कोटिंग है, गोल्डन कोटिंग है, कोटिंग करते हैं ना जी। कोटिंग एंड पेंट्स, कोटिंग एंड पेंट्स ऑन द मेटल being welded, comma, or coating covering the electrodes, इलेक्ट्रोड्स कहते हैं वो छड़ को जो फिलर मटेरियल है। इलेक्ट्रोड्स किसको कहते हैं? छड़ को। देखते हैं टॉर्च में जो छड़ लगा रहता है, जिससे लगाता है वो वही ना भराता है, नहीं समझा? कैथोड नहीं, इलेक्ट्रोड उसको बोलते हैं। कैथोड दूसरी चीज हो गई, यहाँ पे उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोड, छड़, रॉड, हाँ, जो लगा के किया जाता है उसको कहते हैं इलेक्ट्रोड। तो इलेक्ट्रोड भी देखिएगा कलरफुल होता है, आजकल तो और एक से कलर आ रहा है, माल अंदर एक है, बाहर में कलर भी अलग है, पेंट किया हुआ है, कोटेड किया हुआ है, उस पर भी कोट है ना जी, तो वो भी निकलेगा। यहाँ से पैदा हो रहा है अलग अलग गैस और स्मोक। नेक्स्ट, शील्डिंग गैसेस। शील्डिंग माने छिपा हुआ गैस, SHIELDING, शील्डिंग गैसेस सप्लाइड फ्रॉम सिलेंडर। जब आप वेल्डिंग करते हो तो आपको सिलेंडर से सप्लाई करना पड़ता है ना जी। एसिटिलीन वगैरह का है जो कटिंग में हम लोग करते हैं, तो उससे भी कुछ ना कुछ तो निकलेगा। बात समझ गए? यहाँ से आता है। और कहाँ से आता है? नेक्स्ट में लिखिए, केमिकल रिएक्शन। बारिश हो रही है क्या जी? झमके हो तब ना, अच्छा है, थोड़ा सा हो जाएगा तो और हालत खराब कर देगा। खोल दें क्या? हाँ, कुछ आएगा वैसी का भी, कुछ इधर से भी है, अच्छा लग रहा है। चलो रहने दो। हाँ, आपके लोग मौसम में झांकता रहेगा था, पढ़ेगा का लिख आगे। हाँ, केमिकल रिएक्शन विच रिजल्ट बाय द एक्शन ऑफ ultraviolet light, action of ultraviolet light from arc welding and heat अरे केमिकल रिएक्शन नहीं होगा, तुम कर रहे हो तो अल्ट्रावायलेट रे निकल रहा है, हीट है, रिएक्ट कर जाएगा कि नहीं करेगा? करने दो, कस के, डरो मत। नेक्स्ट, contaminants in the air, such as vapors from cleaners and degreasers. Vapor from cleaners and degreasers. ग्रीस है ना, ग्रीस, उसको डीग्रीजर बोलते हैं। ग्रीस को हटाने वाला जो सामान है, जैसे हाथ में ग्रीस लग गया तो ग्रीस को साफ कैसे से करेंगे? थिनर से, देखते ना जी। हाँ, तो अगर कोई वेसल्स है जिसके अंदर ये सब रखा हुआ है और उसको अगर वेल्डिंग कर रहे हो
तो कुछ ना कुछ अंश तो उसमें मौजूद होगा ना, जबकि नियम है कि उसको हटा देते हैं पहले, क्योंकि आग पकड़ लेगा ये। फिर भी कुछ ना कुछ तो होगा। तो जब आप वेल्ड करोगे, गर्मी लगेगा तो वो निकल जाएगा वेपर के रूप में बाहर। कहाँ जाएगा? वातावरण में। सांस लोगे तो कहाँ जाएगा? लंग्स में। हेल्थ हजार्ड हुआ कि नहीं? क्लियर है? इतने तरह से पैदा होता है हजार्ड इस सब का। फ्यूम और गैस यहाँ से आ रहा। तो स्मोक, फ्यूम्स, गैसेस, स्मोक पैदा हुआ, हीट, रेडिएशन, लाइट पैदा हुआ, हार्मफुल डस्ट। जैसे आप वैसी जगह पर काम कर रहे हैं जैसे खुला जगह है, खुला मैदान है, कंस्ट्रक्शन में है, वहाँ डस्ट भी आपको मिल रहा है। इससे डस्ट पैदा नहीं होगा, वहाँ से डस्ट पैदा होगा। उनके लिए हेल्थ हजार्ड है। क्लियर है? तो अब आइए पैराग्राफ चेंज कर लीजिए। एक्सपोजर टू वेल्डिंग स्मोक, fumes and gases, welding smoke, fumes and gases may have short term and long term health effect. And long term health effect such as, जैसे बोलना रे भाई, बैठ यार, अभी ना बोला। हेल्थ हजार्ड बता रहे हैं, सच एज अक्यूट एंड क्रोनिक, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म। ये शॉर्ट टर्म है, ये लॉन्ग टर्म है। लंबे समय तक जिसमें रहिएगा तो वो क्रोनिक में हो जाएगा, तुरंत होने वाला। तो लिखो पहले अक्यूट को, शॉर्ट टर्म यानी अक्यूट हेल्थ इफेक्ट। लिखिए एक्सपोजर टू मेटल फ्यूम्स such as zinc, magnesium, copper and copper oxide can cause metal fume fever. Metal फ्यूम फीवर। अगर 4 से 12 घंटा इस फ्यूम्स के संपर्क में रह जाता है, प्रकट रहता है उसमें, तो मेटल फ्यूम फीवर उसको हो जाएगा। शॉर्ट टर्म है कि नहीं है? तो लिखिए आगे, सिम्टम्स ऑफ, फुल स्टॉप के बाद, symptoms of metal fume fever occur, metal fume fever सभी ने लिखा है यार, occur उत्पन्न होना, 4 to 12, 4 से 12 क्या चीज, आवर्स आफ्टर एक्सपोजर। 4 से 12 घंटे के एक्सपोजर के बाद ये उत्पन्न होता है। तो इसमें होता क्या है? मेटल फ्यूम फीवर में क्या सिम्टम्स है इसका? इसमें आपको लगेगा प्यास बहुत ज़्यादा, लगेगा ठंडा बहुत ज़्यादा, लिखिए उसको। एंड इंक्लूड्स chills, CHILLS, कॉमा थर्स्ट, प्यास, THIRST, कॉमा फीवर,
इनमें से सब भी हो सकता है और कुछ भी हो सकता है। कॉमा मसल्स एक, मसल्स एक माने हाँ, जैसे हेडेक सर में दर्द तो हेड एक, तो यहाँ मसल्स एक यानी गोश्त में दर्द होगा। कॉमा चेस्ट सोरनेस, हाँ SORENESS, साई साई चेस्ट करेगा, आला नहीं डॉक्टर लगाता है तो बहुत आवाज करेगा। कॉमा कफिंग, मेरा मुंह देखे है लगता हम क्या करें बोल, पेन ले जाकर करके जितना देर में ते छोड़े उतना देर में ले आता, जाके ऑफिस से मांग ले। कोई लड़का के पास दूसरा पेन है ही नहीं है, वो क्या दे रहा है। कफिंग लिखे। कॉमा वीजिंग, WHEEZING, वीजिंग WHEEZING, वीजिंग, वीजिंग माने हाँ नाक से पानी गिरना, छींकाना। कॉमा फैटिग, कॉमा नौसिया, इतना सारा हो जाता है सिम्टम्स। एंड मेटेलिक टेस्ट इन द माउथ, मेटेलिक टेस्ट इन द माउथ यानी मेटल का टेस्ट आपके मुंह में आ जाएगा, इसलिए आपको खाना पानी अच्छा नहीं लगेगा। कितना खतरनाक हो गया, ये शॉर्टे में है। दूसरा आइए, पहला तो बताया, अब दूसरा में आइए। वेल्डिंग स्मोक कैन ऑल्सो इरिटेट द आईज, वेल्डिंग स्मोक कैन ऑल्सो इरिटेट, इरिटेट माने जलना, हाँ इरिटेट द आईज। कॉमा नोज, कॉमा चेस्ट एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट सांस की नली या सांस का रास्ता, और जिसकी वजह से क्या होगा, कफिंग। तो लिखिए एंड काउजिंग शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस लेने में दिक्कत, या ब्रेथलेसनेस भी लिख सकते हैं। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, कॉमा कफिंग, कॉमा व्हीजिंग, कॉमा ब्रोंकाइटिस। तो ब्रोंकाइटिस जानते हैं ना, हाँ वो तो लिखा चुके हैं पहले। कॉमा पल्मोनरी एडिमा, पल्मोनरी एडिमा EDIMA, यानी इसका मतलब होता है लंग्स में पानी का जमा हो जाना, फ्लूइड्स इन द लंग्स। एंड नीमोकोनाइसिस, यानी लंग्स में का सूज जाना, फूलन हो जाना, कॉन्ट्रैक्शन का कम हो जाना, इसको कहते हैं इन्फ्लामेशन ऑफ द लंग्स, न्यूमोकोनियोसिस। और इसमें ये तो हो गया पल्मोनरी का, और दूसरा इसमें होता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल का भी, यानी पेट का दर्द, पेट में तकलीफ, उसमें भी तकलीफ आ जाता है। तो पैराग्राफ चेंज किसी में लिखिए, गैस्ट्रो GASTRO, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल INTESTINAL effect such as
nausea, comma, loss of appetite, appetite माने भूख ना लगना, कॉमा, वोमिटिंग। अभी नौसिया का मतलब, हाँ, दोनों अलग हुआ ना, इसीलिए लिखाया। टेंडेंसी भी होगा और हो भी सकता है। स्लो डाइजेशन, etc. have also been associated with welding, have also been associated with welding. बहुत बहुत इस डेंजरस है ये शॉर्ट टर्म में बहुत है अभी इसके बारे में। जैसे कुछ कंपाउंड तो ऐसा है जो शॉर्ट टर्म में ही जानलेवा है, जैसे कैडमियम, बात समझ रहे हैं, वो शॉर्ट टर्म में ही जान ले लेगा अगर उसके फ्यूम्स में आप संपर्क में आते हैं तो। दूसरा, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड ओजोन, जब आप अल्ट्रावायलेट लाइट और रेज उत्पन्न होता है गर्मी के कारण और रिएक्शन होता है ऑक्सीजन से, तो नाइट्रोजन ऑक्साइड तैयार हो जाता है। अगर इसका हेवी डोज यानी मात्रा ज़्यादा अगर पड़ गया और मिल गया और आप इनहेल कर गए तो वहीं पर आपका जान जा सकता है, इतना खतरनाक, बस समझे। तो इस वजह से बहुत सारा है, कितना आपको लिखा है, इतना काफ़ी है समझने के लिए। चूँकि मेरा काम है प्रिवेंशन करना, मेन चीज़ आपको लिखा दिया जो कॉमन है, हैं? अब आइए लॉन्ग टर्म में। ये देखिए, कुछ ऐसा तत्व है जो कैंसर कॉजिंग एजेंट है लॉन्ग टर्म में। हाँ, तो कैंसर कॉजिंग एजेंट जो है वो कौन कौन है पहले उसको लिख लीजिए। अगर उसके साथ वो वेल्डिंग कर रहा है तो सोचिए क्या होगा। इसलिए बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है उसमें, लंबे समय तक ही अगर रहता है तब। तो लिखिए, कैंसर कॉजिंग एजेंट्स सच एज कैडमियम। कैडमियम इतना खतरनाक है कि किडनी को और लंग्स को दोनों को डैमेज कर देता है। जैसे ही उसके संपर्क में जाएगा किडनी को डैमेज कर देगा तुरंत। कॉमा निकल, कॉमा बेरिलियम एंड क्रोमियम। क्रोमियम लिखिए, स्टडीज ऑफ वेल्डर्स, स्टडीज ऑफ वेल्डर्स, कॉमा कटर्स हैव शोन दैट welder have an increased risk of, फेंक के मारेंगे। क्या देख रहा है बे, लड़की है उधर, तो उधर बाहर का देख रहा है। इंक्रीज ऑफ, इंक्रीज इज ऑफ, इंक्रीज रिस्क ऑफ लंग कैंसर। एंड कैंसर ऑफ द लैरिंग्स
ये जो वॉइस की नली है ना, उसको लैरिंग्स बोलते हैं, इसमें भी होने का संभावना। LARYNX, लैरिंग्स, इसको ब्रैकेट में लिख लीजिए, वॉइस बॉक्स, आवाज की नली जो है उसी को हम बोलते हैं। एंड यूरिनरी ट्रैक्ट कैंसर, यूरिनरी ट्रैक्ट, पेशाब की नली, मतलब इसी से तो बांझ हो जाता है आदमी। हाँ, स्टेरिलिटी है ना, बड़ी खतरनाक, लंबे एक्सपोजर के बाद, याद रखिएगा इसमें, इसलिए ऊपर लिखा दिया है लॉन्ग टर्म। दूसरा लिखिए इसमें, वेल्डर में ऑल्सो एक्सपीरियंस lungs problems, also experience lungs problems, पाया गया है इसमें लंग्स प्रॉब्लम, जैसे ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, निमोनिया, निमोनिया का स्पेलिंग पी साइलेंट है इसमें, PNEUMONIA, इम्फेसीमा, इम्फेसीमा, EMPHYSEMA, इम्फेसीमा। क्या होता है इसका मतलब? लिखा चुके हैं, बताएंगे नहीं, बहुत दिक्कत देता थे लोग, गधा कहीं का। कॉमा, निमोकोनियोसिस, ड्यू टू सिलिकोसिस, ये तो जानते ही होंगे किसके कारण होता है, सिलिका डस्ट। एंड साइड्रोसिस, ये किसके कारण होता है? हैं? किसका? हैं? ड्रेसिंग का? बैड बैग, भेड़ का रेशा। कितना अफसोस का बात है कि पिछल के आप लोगों का निकल गया। मतलब खाली बच्चा पैदा कर, और एक को बच्चा का नाम ही याद नहीं, साला बचवा ढूंढ देगा कि नहीं ढूंढ देगा? साइड्रोसिस ड्यू टू आयरन डस्ट, सब एक आदमी भी नहीं बता, आपसे भी ऐसी उम्मीद नहीं थी हमको। चलिए कोई बात नहीं। साइड्रोसिस ड्यू टू आयरन डस्ट etc. तीसरे में लिख लीजिए, वेल्डर्स exposed to heavy metals such as chromium and nickel have also experienced kidney damage.
ठीक है। अब आइए हीट में, हीट हजार्ड। ये सब हो ना कि अब हीट भी है ना इसमें हो, तो हीटवो को जान लो। द इंटेंस हीट, थोड़ा थोड़ा सब जान जाओ। द इंटेंस हीट ऑफ वेल्डिंग एंड स्पार्क heat of welding and spark can cause burns, full stop. Eye injuries, have resulted from बारिश हो रहा है जी, नजर लगा दी ना। Resulted from contact with hot slag, हॉट स्लैग, गरम कचड़ा। जब वेल्डिंग करो तो ना निकलेगा कचड़ा, उसी को कहते हैं। लक्स भी उसी को बोलते हैं। कॉमा मेटल चिप्स, गरम टुकड़ा मेटल का, वेल्डिंग करके इधर उधर नहीं फेंकाता है, उड़ गया, लग गया, ये सब का हीट है, गरम है। कॉमा स्पार्क या चिंगारी निकलता है। एंड हॉट इलेक्ट्रोड्स, और गरम छड़, कई बार हाथ में सड़ जाता है, आंख में घुस जाता है। और साथ में इसके रहता है एक ठो हेल्पर, वो बेचारा तो बिना किए के मारे जाए, नहीं होता सिगरेट पिए हम, नुकसान हो रहा है तुमको, तो उसके साथ रहता है और उसको उतना नॉलेज भी नहीं रहता है, तो वो बेचारे को एक तो चश्मा पहना दीस, बोले कि लाइटवा जब आवे होवेगा ना, चिंगारी निकलेगा, रोशनी होगा तो पहन लेगा। अब बाकी ऐसी है वो, तो सबसे ज़्यादा उसी को हो जाता है। तो है ना, ये सब हीट से क्लियर है। अब आइए नेक्स्ट में, विजिबल लाइट्स एंड अल्ट्रावायलेट रेज या रेडिएशन एंड इंफ्रारेड रेडिएशन। ठीक है। अल्ट्रावायलेट एंड इंफ्रारेड रेडिएशन, विजिबल लाइट, ठीक है, लिखो। द इंटेंस लाइट यानी बहुत ज़्यादा तीव्र तेज रोशनी, एसोसिएटेड विथ आर्क वेल्डिंग, ARC, एसोसिएटेड विथ आर्क वेल्डिंग, कैन काउज डैमेज to the retina of the eye, RETINA, retina of the eye, आँख का जो रेटिना है, काला वाला पोर्शन, उसको नुकसान पहुंचा देता है। विजिबल लाइट, इंटेंस विजिबल लाइट, कॉमा वाइल इंफ्रारेड रेडिएशन, while infrared radiation may damage the cornea of the eyes and result in the formation of cataracts, CAT
RACTS क्या होता है? मोतियाबिंद। किससे होता है? इंफ्रारे के कारण। समझ में आ गया क्यों जरूरी है बचना? इसीलिए। अब आता है अल्ट्रावायलेट, लिखिए उसको। फुल स्टॉप। अब उसके में लिखिए इनविजिबल अल्ट्रावायलेट लाइट from the arc welding can cause आर्क आइज। उसका नाम ही रखा गया आर्क आइज, अल्ट्रावायलेट की वजह से जो होता है। या दूसरा नाम है उसका वेल्डर फ्लैश। आर्क आई और वेल्डर, वेल्डर में इन्वर्टेड एस लिखिएगा, वेल्डर्स फ्लैश, FLASH इसका नाम है। बहुत छोटे एक्सपोजर में ये हो जाता है। कितना? लेस देन 1 मिनट। ब्रीफ एक्सपोजर लेस देन 1 मिनट, ब्रैकेट में लिख लीजिए। ब्रीफ एक्सपोजर लेस देन 1 मिनट। इसमें होता क्या है? लिख लिया? सिम्टम्स लिखिए। आर्क आई का सिम्टम्स। सिम्टम्स ऑफ आर्क आई ओकर after exposure to ultraviolet UV light, UV शॉर्ट में लिखिए, अल्ट्रावायलेट लाइट। इंक्लूड होता क्या वो लिखा रहे हैं अब, इंक्लूड ए फीलिंग ऑफ सैंड या ग्रीट और ग्रीट कचड़ा, GRIT लोहे का कचड़ा, कन, GRIT इन द आईज। इसका पहला सिम्टम्स ये है कि आंख में गड़ेगा, जैसे कैसे कोई कन घुस गया हो, बालू उलू या कोई कचड़ा तो गड़ता है ना, वैसा गड़ेगा, जबकि कोई कचड़ा आपके आंख में नहीं है। होता क्यों है? और दर्द बहुत होगा आंख में, पानी बहुत निकलेगा आंख से, लाल हो जाएगा आंख, सूज जाएगा आंख, नस जो वेन है वहाँ का उसमें ब्लड क्लॉट होने लगता है। देखते बहुत ब्लड है, जब कई बार होगा आंखों में, देखिएगा जब आंख लाल होता है तो नस नजर आने लगता है, तो वो जब बाहर आता है तो गड़ने लगेगा। समझे? तो लिखिए कॉमा, ब्लड विजन, BLURRED, ब्लड विजन, धुंधला दिखना, धब्बेदार दिखना। इसमें होता क्या? आई बॉल घूमने लगता है, अपनी जगह पर नहीं रहेगा, स्थिर नहीं रहेगा। अभी हम लोग स्थिर देख रहे हैं, लेकिन उस वक्त जब आई फ्लैश होगा स्थिर नहीं दिखेगा, यानी वेल्डर फ्लैश। कॉमा, इंटेंस पेन, तीव्र दर्द, पेन। कॉमा, टीयरिंग, आंसू का बहना। कॉमा, बर्निंग, जलन एंड हेडेक। क्लियर? ये हो गया हेल्थ हज़ार्ड। सबके बारे में बताया कि नहीं है? तो क्लियर है? अब आ जाइए इधर। हाँ, तो लिखिए फिजिकल हज़ार्ड में नंबर 1 इलेक्ट्रिकल हज़ार्ड। इलेक्ट्रिकल हज़ार्ड से बचने के लिए आदमी को सबसे पहले चाहिए लो वोल्टेज का इस्तेमाल करना, जैसे 220 वोल्ट, 240 वोल्ट, 420-40 वोल्ट, 11,000, 32,000,
है ना। तो आप सोचिए पावरफुल ले लें, मज़ा आएगा। पता चला कि हल्का सा भी सटे हो तो मज़ा लेते रह जाओगे साथ में। इसीलिए कम नुकसान हो उसके लिए लो वोल्टेज करंट का प्रयोग करना चाहिए। तो सबसे पहले इसमें लिखिए वेल्डिंग जनरली यूजेज लो वोल्टेज यानी 220 240। वेल्डिंग जनरली यूजेज लो वोल्टेज। कॉमा, यहाँ पर भी लो वोल्टेज में भी डेंजर है, ऐसा नहीं कि डेंजर ख़त्म हो गया, डेंजर है। इसलिए कौन सा डेंजर? शॉक का, मरने का नहीं होगा, शॉक होगा, जलेगा नहीं, शॉक झटका लगेगा। तो लिख सकते हैं उसको देयर स्टिल ए डेंजर ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक, या सामने खाली लिख दीजिए इलेक्ट्रिक शॉक। और ये होता है वेल्डर के इन्वायरमेंट के कारण, जगह के कारण जहाँ पर वो काम कर रहा है। मॉइस्चर है, गीला है, तो वहाँ पर इसको शॉक लगेगा। इन्वायरमेंट माने रखता है। तो लिखिए द इन्वायरमेंट कंडीशन ऑफ वेल्डर, इन्वायरमेंटल कंडीशन ऑफ द वेल्डर may make the likelihood of greater shock such as wet or moisture area या space। है ना जी। इससे बचने के लिए ड्राई ग्लव्स हमेशा पहने रहें। इलेक्ट्रिक शॉक से बचने के लिए रबर सोल शूज़ का इस्तेमाल करें ताकि शॉक ना लगे, झटका ना लगे, कुछ गड़े भी नहीं। तार पर भी पैर रखा जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। शॉक प्रूफ नहीं होता, वो कहाँ से हो जाएगा शॉक प्रूफ? उसमें गार्ड नहीं रहता, उसमें लगा हुआ रहता फायर अरेस्टर। चिंगारी तो निकलवे करेगा उससे, वो कहाँ से रोक लेगा उसको? फायर अरेस्टर रोकेगा उसको। एंड गेज नहीं लगेगा, गेज लगता ना है जी। दो ठो लगा रहता है वो कटिंग में, एक रहता है एसिटिलीन का, एक रहता है ऑक्सीजन का, जो बताता है प्रेशर। 15 psi से अगर ऊपर होता है तो हजार्डस है, 15 psi के नीचे होना चाहिए, यानी पाउंड्स स्क्वायर इंच पर स्क्वायर इंच। आप समझ रहे हैं? उससे ज़्यादा नहीं हो। 15 से ऊपर 30 तक जा सकता है, लेकिन उसको माना गया है 15 से ऊपर हजार्डस ही, और 30 तक जाता है, 30 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। लिखिए, लिख लीजिए ड्राई ग्लव्स, पैराग्राफ चेंज करके रबर सोल शूज कॉमा इंसुलेटिंग लेयर सच एज, जैसे इंसुलेटिंग लेयर क्या है ब्रैकेट में लिख लीजिए, सच एज ड्राई बोर्ड और रबर मैट। ड्राई बोर्ड और रबर मैट ऑलवेज यूज and for protection on surface
and for protection on surface that can conduct electricity. Protection on surface that can conduct electricity. जैसे आप ऐसे वक्त में काम कर रहे हैं जो बरसात का टाइम है, मॉइस्चर है, गीला है ना, नमी है, तो उस वक्त आप जब काम करेंगे तो आप जिस जगह पर काम कर रहे हैं वो गीला है, इलेक्ट्रिक शॉक झटका लग सकता है, कहीं से भी छेदो हो गया हल्का सा जूता में तब भी मार देगा। इसलिए सबसे पहले तो बचने के लिए ड्राई ग्लव्स और रबर सोल शूज़ डबल इंसुलेटेड वो भी बेहतर है, पहनना चाहिए। दूसरा कि जहाँ पर काम कर रहे हो उस जगह पर मैट बिछाओ और उसके ऊपर खड़े होकर के काम करो, या ड्राई बोर्ड यानी लकड़ी का पटरा सूखा हुआ उसको रख करके ही काम करो। बोलिए क्या बोल रहे थे? सबका कोड नहीं, पूरे पीपीई का कोड होता है, तो सबका कोड अलग अलग होता है, तो उसको फिर अभी जानने की ज़रूरत नहीं है आपको। बात समझ में आया? क्लियर है? अब आइए फायर एंड एक्सप्लोजन में। The intense heat and sparks produced by welding or welding flame can cause fire or explosion. If combustible, सही से सुना कर, if combustible or flammable materials are in the vicinity, फुल स्टॉप। ये संभावना लगी हुई है जब आप वेल्डिंग करते हैं तो वेल्डिंग के चिंगारी से या वेल्डिंग फ्लेम से, फ्लेम जो निकलता है उससे वहाँ पर संभावना है फायर का और एक्सप्लोजन का, अगर वहाँ पर कंबस्टेबल या फ्लेमेबल मटेरियल वेल्डिंग के समीप अगर है तो। इसलिए नियम के अनुसार अगर आप वेल्डिंग कर रहे हैं तो आग लगने का, फायर होने का 3 कारण होता है। उसमें से एक कारण है फ्लेमेबल मटेरियल्स या कंबस्टेबल मटेरियल्स, उसको वहाँ पर से दूर कर दीजिए, आग नहीं लगेगा। तो झाड़ू दे दीजिए, साफ कर दीजिए, ना वहाँ पर पेपर हो, कपड़ा हो, लकड़ी हो, ज्वलनशील पदार्थ कुछ भी ना हो, ना केरोसिन हो, ना डीजल हो, ना पेट्रोल हो, ना इस प्रकार का डिग्रीजर्स वगैरह हो, ताकि आगे न लगे। समझ रहे हैं? 35 स्क्वायर फीट तक दूर रहना चाहिए वेल्डिंग के स्पेस से। लेकिन अगर हाई फ्लेमेबल मटेरियल है जो सिर्फ वेपराइज्ड कंडीशंस में आग पकड़ लेता है तो उसके लिए नियम चेंज हो जाता है। या तो उसको 100 फीट की दूरी पर हो, 50 से 100, 50 पहले आता था, बढ़ गया, या फिर पार्टीशन हो वॉल का। बात समझ रहे हैं? क्लियर है? लिख लीजिए उसको। वेल्डिंग और कटिंग, पैराग्राफ चेंज करके, वेल्डिंग और कटिंग should only be performed in areas that are free of
combustible materials including wood, comma paper, comma textiles, comma plastics, comma chemicals and flammable dust, comma liquid and gases. ठीक है, पैराग्राफ फिर चेंज करके लिखिए। नेवर वेल्ड ऑन कंटेनर्स, कंटेनर्स माने रखने वाला बर्तन, चीज। नेवर वेल्ड ऑन कंटेनर्स दैट हैव हेल्ड flammable or combustible materials, flammable and combustible materials unless, तब तक, the container is thoroughly cleaned or filled with an inert gas, ब्रैकेट में लिख सकते हैं नाइट्रोजन। इस क्रिया को हम कहते हैं पर्जिंग। क्या बोलते हैं? पर्जिंग, PURGING, सफाई करना। जब किसी कंटेनर के अंदर किसी भी प्रकार का फ्लेमेबल मटेरियल या कंबस्टेबल मटेरियल रखा है तो उस पर वेल्डिंग नहीं कर सकते किसी भी हाल में, तब तक जब तक उसमें से उसको सफाई से साथ निकाल न दें। और निकालने का जो क्रिया है